जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमने जो एसएससी जीडी के मॉक टेस्ट की सीरीज़ शुरू की है, उसी क्रम में मैं एक और मॉक टेस्ट लेकर आपको आया हूं और इसमें 20 प्रश्न शामिल किए गए हैं, बहुत उत्कृष्ट लेवल के। और ये जो 20 प्रश्न हैं, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं सारे। तो मेरी कोशिश है कि मैं आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस कराऊं, आपके एग्ज़ाम जल्दी निकट है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर के हुए एसएससी जीडी स्पेशल जीके का मॉक टेस्ट। दोस्तों, ये जो मॉक टेस्ट है, इससे पहले मैंने जो भी मॉक टेस्ट अपलोड किए हैं उनकी एक प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, तो आप वहाँ से जाके उन प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। फिर पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कहा गया है? उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा आनुवांशिक रूप से समान व्यक्ति उत्पादित किए जा सकते हैं? दोस्तों, उस प्रोसेस का नाम होता है, ये हमें बताना है, जिसमें आनुवांशिक रूप से समान व्यक्ति पैदा होते हैं, तो इसको कहा जाता है क्लोनिंग। ऑप्शन डी दोस्तों, इस विधि को कहा जाता है क्लोनिंग। ये जो ऑप्शन डी है इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, क्लोनिंग। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि दुनिया में सबसे पहले जो क्लोनिंग एक पशु था उसका नाम था डॉली। और डॉली जो थी एक भेड़ थी, ये आप याद रखना। दुनिया का पहला क्लोनिक बेबी जो था वो एक पशु था, और इस पशु कौन सा था? ये भेड़ थी, जिसका नाम क्या रखा गया? डॉली रखा गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये आप याद रखिएगा, डॉली भेड़ दुनिया का पहला क्लोनिक बेबी बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कहा गया? स्वर्ण का आणविक सूत्र क्या है? स्वर्ण मतलब गोल्ड। गोल्ड का आणविक सूत्र हमें बताना है। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, AU। जो सोना होता है आवर्त सारणी में, इसका प्रतीक चिन्ह होता है AU। उसके बाद में यहाँ AG लिखा गया है। AG मतलब चांदी। चांदी का संकेत होता है AG। AL मतलब एल्यूमिनियम। यहाँ आप देख सकते हैं, यह है आपका 79 नंबर पे AU। और AU मतलब क्या होता है? गोल्ड। तो सोने का संकेत होता है AU। दोस्तों, आपको एक चीज़ मैं बता दूं, जो सोना है ये सबसे ज़्यादा तन्य धातु होती है। मोस्ट डक्टाइल मेटल कौन सी है? तो सोने की तन्यता सबसे ज़्यादा होती है। इसकी डक्टिलिटी की बात करें तो 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। इतनी डक्टाइल होती है सोना धातु। ठीक है दोस्तों, सोना जो है ये शुद्ध सोना, अगर हम बात करें तो कितने कैरेट के सोने को शुद्ध सोना मानते हैं? तो 100% रूप से जो शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है। और 24 कैरेट सोने की शुद्धता 99.99% होती है। ये भी आप याद रखेंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सोने की, तो भारत में एक खान है कर्नाटक में, कोलार की खान। भारत में कोलार की खान जो कि कर्नाटक में है, और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोलार की खान स्वर्ण के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से सोना निकाला जाता है, और इन्हीं खानों को लेके एक मूवी बनी अभी, KGF की फुल फॉर्म है कोलार गोल्ड फील्ड। ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों, सोना जो है ये कौन से मिक्सचर में घुलता है? तो सोने को घोलने के लिए एक मिक्सचर बनाते हैं हम, जिसका नाम है 3HCl प्लस HNO3। और इस मिक्सचर को कहा जाता है एक्वेरेजिया या अम्लराज। एक्वेरेजिया या अम्लराज इस मिक्सचर का नाम होता है, और ये सोने को घोलने का काम भी करता है। बाकी एक चीज़ और याद रखना कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले जो शासक थे वो थे कुषाण वंश के राजा। कुषाण वंश के राजा द्वारा सबसे पहली बार सोने के सिक्के जारी किए गए थे। तो सोने का संकेत आप याद रखिएगा क्या होता है? AU होता है। प्रश्न की ओर चलते हैं। फिर अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है, डैश 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 का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर पैदा करना है। तो हमें ये जो योजनाएं लिखी गई हैं इनमें से बताना है कि कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार उपलब्ध कराती है। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार उपलब्ध कराना है। दोस्तों, हम बात करें ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, तो ये 1 अप्रैल 1995 ईस्वी को 1 अप्रैल 1995 ईस्वी को खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग द्वारा शुरू किया गया था, KBIC। ठीक है दोस्तों, तो ये आप याद रखिएगा, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम ये कौन से मंत्रालय ने शुरू किया था? तो ये था MSME मंत्रालय। MSME मंत्रालय, और ये भारत में जो MSME मंत्रालय है उसी के अधीन KBIC कार्य करता है।
खाद्य एवं ग्रामोद्योग विभाग, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। दोस्तों प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ये मई 2016 में उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले से शुरू की गई थी, बलिया ज़िले से 2016 में। और ये बात करती है योजना फ्री एलपीजी कनेक्शन के बारे में। फ्री एलपीजी कनेक्शन जो गैस के मिलते हैं वो इसी योजना के तहत दिए जाते हैं। और उज्ज्वला योजना को कौन सा मंत्रालय कार्यान्वित करता है? तो इसका सही जवाब होगा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। जो भारत में उज्ज्वला योजना चलती है इसको चलाने वाला मंत्रालय है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, याद रखना। जिसके मंत्री अभी कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, प्राकृतिक गैस मंत्रालय, ये भी आप याद रखिएगा, ये उज्ज्वला योजना चलाता है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड। तो हमें बताना है दोस्तों दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र आपका सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर ये लद्दाख में है, लद्दाख वाले क्षेत्र में आता है। और सियाचिन ग्लेशियर जो है ये काराकोरम श्रेणी का पूर्वी हिस्सा है। जो काराकोरम श्रेणी है उसका पूर्वी हिस्सा माना जाता है। ये सियाचिन ग्लेशियर जो है इसके दक्षिण में नुब्रा घाटी है, तो नुब्रा घाटी के उत्तर में है आपका सियाचिन ग्लेशियर। और दोस्तों जब सियाचिन ग्लेशियर पिघलता है तो कौन सी नदी का निर्माण होता है? नुब्रा नदी का निर्माण होता है। तो दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर है, काराकोरम श्रेणी में आता है। और काराकोरम श्रेणी नहीं होगा ऑप्शन में तो आपको मिलेगा ट्रांस हिमालय, क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर जो है वो ट्रांस हिमालय का भाग है। ठीक है दोस्तों क्या आपको पता है कि सियाचिन ग्लेशियर पर कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था हमारी वायुसेना के द्वारा? तो वर्ष 1984 में हमारी वायुसेना ने ऑपरेशन मेघदूत चलाया था सियाचिन ग्लेशियर पर। पाकिस्तान के खिलाफ हमने कार्रवाई की थी और इस कार्रवाई का नाम रखा गया था ऑपरेशन मेघदूत। 1984 अप्रैल 1984 में चलाया गया था ये 13 अप्रैल को, तो ये आप याद रखिएगा। ये मैप, आप एक मैप देख सकते हैं दोस्तों, ये काराकोरम श्रेणी है पूरी, ये वाली, ये काराकोरम श्रेणी है आपकी ये। अब यहाँ आप देख सकते हैं ये जो आपका सर्कल हो रहा है लाल सर्कल, यही है आपका सियाचिन ग्लेशियर। इसके जस्ट पास में आपका ये अक्साई चीन वाला भाग है और ये लद्दाख श्रेणी यहाँ आ जाती है, ये वाली श्रेणी। ऊपर आपका तिब्बत वाला भाग है, ये आप याद रखिएगा। तो सियाचिन ग्लेशियर ये काराकोरम का पूर्वी हिस्सा माना जाता है, ये वाला भाग। ठीक है दोस्तों, ये सारे बिंदु आपको याद रखने हैं। तो चलिए प्रश्न की ओर लौटते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है सियाचिन ग्लेशियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का लौह पुरुष किसको कहा जाता है? दोस्तों ये आपको याद भी है कि भारत का लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन डी, भारत का लौह पुरुष। दोस्तों वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब मिली थी? तो सरदार की उपाधि 1928 में जब इन्होंने बारदोली सत्याग्रह किया था। तो बारदोली सत्याग्रह में गांव की महिलाओं द्वारा सरदार की उपाधि ने दी गई थी। अगर आपके ऑप्शन में महिलाएं नहीं है तो गांधी जी को ठीक कर सकते हैं आप, गांधी जी ने भी इन्हें सरदार की उपाधि दी है। दोस्तों वल्लभ भाई पटेल जो है इनकी जयंती 31 अक्टूबर को मनाई जाती है और 31 अक्टूबर भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस होता है। राष्ट्रीय एकता दिवस किसकी जयंती होती है? तो वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है। दोस्तों वल्लभ भाई पटेल के बारे में बात करें तो ये स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री भी थे, ये भी आप याद रखना। और ये स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी बनाए गए थे। प्रथम गृह मंत्री और प्रथम उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है दोस्तों क्या आपको पता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है? तो आप याद रखना, भारत का बिस्मार्क किसे कहा गया है? वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, बिस्मार्क ऑफ इंडिया। और इसके साथ साथ भारत में अखिल भारतीय सेवाओं का जनक भी कौन है? वो है बिस्मार्क, मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों इनके नाम पर सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी भी है। और कहाँ पर है दोस्तों? अगर आपसे पूछा जाए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ पर है, तो सही जवाब होगा आपका हैदराबाद में। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी ये कहाँ पर है? तो ये है आपका हैदराबाद में। और ये वही संस्थान है जहाँ पर आईपीएस की ट्रेनिंग होती है भारत में। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में है ये। ठीक है दोस्तों, और
इनके नाम पर एक कृषि विश्वविद्यालय भी है जिसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय। कहाँ पर है दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के मेरठ में है। क्लियर हुआ दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो इनके नाम पर जो हवाई अड्डा बनाया गया है वो अहमदाबाद में बनाया गया है। अहमदाबाद में जो हवाई अड्डा है उसका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर रखा गया है। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अहमदाबाद। और यहाँ पे कुछ ऑप्शनों की बारे में बात करें, जैसे मोहनदास करमचंद गांधी। दोस्तों, गांधी जी ने कुछ अपने पत्र संचालित किए थे, जैसे नवजीवन आपसे पूछा जाता है। गांधी जी का नवजीवन समाचार पत्र, उसके बाद ये 1929 में शुरू हुआ था। और हरिजन 1932 में, हरिजन 1932 ये भी बहुत आता है एग्जाम में। उसके बाद में हिंद स्वराज, ये गांधी जी का ही समाचार पत्र है। हिंद स्वराज 1909 में शुरू किया गया था। हिंद स्वराज 1909 में। तो ये सारे आप याद रखें, नवजीवन, हरिजन, हिंद स्वराज। दोस्तों, गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? गांधी जी की आत्मकथा का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये भी आप याद रखें। और 2022 में गांधी जी की कौन सी जयंती मनाई गई है? 153वीं जयंती मनाई गई है। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, पोरबंदर में, गुजरात में। याद रखना इसके बारे में। दोस्तों, गांधी जी के बारे में एक चीज़ और याद रखना, इनकी एक किताब और है, पाथवे टू गॉड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुकी है एग्जाम में। पाथवे टू गॉड किसकी किताब है? तो गांधी जी के द्वारा ही लिखी गई है। 1924 का बेलगाम सेशन हुआ था, और 1924 का जो बेलगाम सेशन था इसमें गांधी जी आईएनसी के चीफ बने थे। याद रखना, आईएनसी का जो अध्यक्ष था वो था गांधी जी। 1924 में बेलगाम सेशन। यहाँ पे लिखा गया ऑप्शन में जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, इनकी एक किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? तो जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी है, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू, इनकी जयंती भारत में 14 नवंबर को होती है, बाल दिवस के रूप में, चिल्ड्रन डे 14 नवंबर को मनाया जाता है। और मैं आपको बताऊं, जो जवाहरलाल नेहरू हैं ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ पर है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे लिखा गया है एक ऑप्शन में बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों, तिलक ये महाराष्ट्र में राष्ट्रवाद फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं। इन्होंने महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव, गणेश उत्सव को शुरू किया था। दोस्तों, तिलक जो है, इन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा। किसने कहा था? तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं, ये कहा था वैलेंटाइन सरोल ने। तो ये आप याद रखना, भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को। किसने कहा था? वैलेंटाइन सरोल ने कहा था। ठीक है दोस्तों, तिलक की किताब भी याद रखना, वो है आपका गीता रहस्य है। कभी क्वेश्चन आए कि गीता रहस्य किसकी किताब है? दोस्तों, गीता रहस्य तिलक ने लिखी है। गीता रहस्य तिलक के द्वारा लिखी गई है। और द ओरियन जो बुक है ये भी तिलक के द्वारा लिखी गई है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या होगा? भारत का लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। रबी फसलों की बुआई कब की जाती है? दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 6 का हमें बताना है। रबी फसलों की बुआई जो होती है ये कब होती है? तो रबी फसलों की बुआई अक्टूबर से नवंबर माह में की जाती है। और बुआई के समय निम्न ताप की आवश्यकता इसको होती है, जैसे चना है, गेहूं है, जौ है, मटर है, सरसों आदि। तो इसका सही जवाब क्या होगा? रबी फसलों की बुआई होती है आपकी, ऑप्शन है इसका सही जवाब ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, अक्टूबर से नवंबर के बीच में रबी फसलों की बुआई की जाती है। तो ऑप्शन डी आप याद रखना। ठीक है दोस्तों, रबी की फसलों को बसंत की फसलें भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखना। बसंत की फसलें किसे कहा जाता है? रबी की फसलों को बसंत की फसलें कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्लासी का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया? दोस्तों, प्लासी का युद्ध हुआ, अंग्रेजों का जो निरंकुश शासन था भारत में शुरू हो गया। अंग्रेजों ने जो वादे किए बंगाल के नवाब से वो पूरे नहीं कर पाए। उसके बाद में जो टैक्स था, टैक्स का भुगतान नहीं किया। और जो मतलब नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर, उसने सेना के सारे राज बता दिए अंग्रेज़ों को। तो उस कारण से ये जो युद्ध था, प्लासी का युद्ध, वो किस किस के बीच हुआ? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। तो प्लासी का युद्ध पूछा किस वर्ष में लड़ा गया? दोस्तों, अगर हम बात करें तो 23 जून सन 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। सन 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना की ओर से था रॉबर्ट क्लाइव, और बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। नवाब सिराजुद्दौला ये बंगाल का नवाब था, ये आप याद रखना। दोस्तों,
प्लासी का जो युद्ध था इसमें अंग्रेज़ों की जीत हुई और नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई। नवाब सिराजुद्दौला का जो धोखेबाज सेनापति था वो था आपका मीर जाफ़र, और नवाब सिराजुद्दौला जो था ये अलीवर्दी खान जो इसके नाना थे उनकी मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकार के रूप में बंगाल का नवाब बना था। जब प्लासी का युद्ध ये हार जाता है तो इससे मतलब जो नवाब का पद था वो छीन लिया गया, ये भी आप याद रखें। और प्लासी के युद्ध के बाद सिराजुद्दौला को नवाब हटाकर किसे बनाया गया, तो मीर जाफ़र को बनाया गया था। मीर जाफ़र को नवाब बना दिया गया, तो ये आप याद रखें। अच्छा, प्लासी का युद्ध कौन सी नदी के किनारे हुआ था? दोस्तों प्लासी का युद्ध हुआ था भागीरथी नदी के किनारे, ये आप याद रखना, ये पूछ लेता है एग्जाम में। भागीरथी नदी के किनारे प्लासी का युद्ध लड़ा गया था सन 1757 में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पौधों में जल परिवहन का कार्य कौन करता है? दोस्तों पौधे में दो संवहनीय ऊतक होते हैं। देयर आर टू वस्कुलर टिश्यू इन प्लांट। तो कौन कौन से वस्कुलर टिश्यू हैं? एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। और हमसे पूछा है कि जल को कैरी करने का काम किसका है? तो दोस्तों पौधों में जल का जो परिवहन करता है वो जो है आपका जाइलम ऊतक, और खाने का परिवहन कौन करता है? तो फूड को परिवहन करने का काम है फ्लोएम ऊतक। दोस्तों ये दोनों ही ऊतक आपके जटिल स्थायी ऊतक हैं, ये आप याद रखना। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं, जटिल स्थायी ऊतक हैं, और ये पौधों में होते हैं। ये दोनों ऊतक जटिल स्थायी ऊतक होते हैं, ये आप याद रखिएगा। अगर हम बात करें जाइलम की, तो जाइलम या फ्लोएम ये डेड सेल के बने होते हैं, ये भी आप याद रखें। इनकी कोशिकाएं मृत कोशिकाएं होती हैं, मोस्टली ये डेड सेल के बने होते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों ये आप एक डायग्राम देख सकते हैं, ये हमारा जाइलम है और ये हमारा फ्लोएम। ठीक है दोस्तों, पहले हम बात करें जाइलम की, तो जाइलम में जो तीर लगाए गए हैं वो केवल ऊपर की ओर लगाए गए हैं। ये आप देख रहे होंगे इस तरह के तीर लगे हुए हैं जाइलम में। तो क्यों लगाए गए हैं? दोस्तों जाइलम टिश्यू की दिशा हमेशा ऊपर की ओर होती है और ये एक ही दिशा में कार्य करता है। ये जड़ से खनिज तत्वों का और जल का अवशोषण करेगा और उसे पौधे के ऊपरी भाग में भेज देता है। और देखो यहाँ पे लिखा गया है वन वे ओनली, ये एक ही डायरेक्शन में काम करता है। नो एंड वॉल्स बिटवीन सेल, और इसकी सेल के बीच में कोई भी बॉल्ब नहीं पाई जाती। देखिए यहाँ पे कोई भी बॉल्ब नहीं है। उसके बाद में थिक वॉल, ये है स्टिप्टेड विद लिग्निन, ये आप याद रखिएगा, लिग्निन की बनी होती है इनकी बॉल। और यहाँ पे लिखा गया है फ्लोएम। देखो फ्लोएम का काम क्या है? फूड एंड वाटर को कैरी करना, और इसकी दिशा दोनों होती है, ये ऊपर की ओर भी काम करता है और ये नीचे की ओर भी काम करता है, दोनों दिशाओं में काम करेगा। सेल हैव एंड सेल विद, ये क्या है? परफोरेसेंस टू वे फ्लो, इसमें लिखा हुआ है टू वे फ्लो, मतलब दो दिशाओं में ये फ्लो करता है फ्लोएम टिश्यू। दोनों आप याद रखिएगा, ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं प्लांट में, याद रखना, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फिर। तो पौधों में जल परिवहन का कार्य कौन करता है? जाइलम करता है। क्लोरोप्लास्ट में कौन सी धातु होती है? मैग्नीशियम होती है, और इसी के कारण पौधों की पत्तियों का रंग लाल होता है। नेक्स्ट प्रश्न, लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? दोस्तों सत्तारूढ़ दल का मतलब है जिस पार्टी की सरकार है, और पार्टी की सरकार किसके लिए उत्तरदायी होगी? लोगों के लिए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, आप याद रखें। दोस्तों क्या आपको पता है कि लोकतंत्र का मंदिर किसे कहा जाता है? लोकतंत्र का मंदिर संसद को कहा जाता है, याद रखना, ये पूछ लेता है एग्जाम में कि लोकतंत्र का मंदिर किसे कहा गया है? लोकतंत्र का मंदिर संसद को कहा जाता है, संसद, लोकतंत्र का मंदिर संसद को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है? दोस्तों आउटर हिमालय। आउटर हिमालय को क्या कहा जाता है? दोस्तों आउटर हिमालय को शिवालिक कहा जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, शिवालिक आउटर हिमालय होते हैं। दोस्तों हम बात करें हिमालय की, हिमालय न्यू या यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन है, नवीन बलित माउंटेन का उदाहरण है हिमालय। और हिमालय की उत्पत्ति जो हुई ये किससे मानी जाती है? हिमालय की उत्पत्ति तैथिस सागर से मानी जाती है, तैथिस सी से हिमालय की उत्पत्ति हुई है। और जो हिमालय है, हिमालय की कुल लंबाई कितनी है? दोस्तों हिमालय की कुल लंबाई है 2400 किलोमीटर, हिमालय की कुल लंबाई 2400 किलोमीटर है। और हिमालय में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8848.86 मीटर। एवरेस्ट की ऊंचाई इतनी मानी गई है।
ठीक है दोस्तों, हिमालय के बारे में आप याद रखें। हिमालय जो है ये भारत के उत्तरी दिशा में है, ये भी आप याद रखिएगा। और हिमालय से 3 नदियाँ भारत में आती हैं, एक सिंधु नदी, एक सतलज नदी और एक ब्रह्मपुत्र नदी, तीनों आप याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? आउटर हिमालय को शिवालिक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सा मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है? दोस्तों, मूत्र वाहिनी हिस्सा है, मूत्राशय हिस्सा है, मूत्र मार्ग हिस्सा है, लेकिन ब्रोंकाई, दोस्तों ब्रोंकाई मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है। ब्रोंकाई जो होता है ये फेफड़ों में होता है, और फेफड़े जो होते हैं ये हमारे रेस्पिरेशन करते हैं। तो फेफड़ों का या रेस्पिरेशन जो सिस्टम का हिस्सा है ब्रोंकाई, नॉट एक्सक्रीशन, याद रखना। तो ब्रोंकाई किसका भाग है? ये श्वसन का भाग होता है। ठीक है दोस्तों, आप ये एक डायग्राम देख सकते हैं। तो ये हमारी दोनों किडनी है, ये वाली लाइक बीन शेप, सेम के बीज के समान इनका आकार होता है। ये हमारा यूरेटर है, मूत्र नली जिसको बोलते हैं। ये यूरेथ्रा है हमारा, मूत्राशय जिसको बोला जाता है। नीचे ये मूत्र ब्लेडर है आपका, ये यूरेथ्रा है। तो ये सब चीज़ें आप याद रखें। दोस्तों, किडनी के बारे में एक चीज़ याद रखना, किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है? संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई। तो किडनी की संरचनात्मक इकाई या कार्यात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में कि किडनी की संरचनात्मक इकाई क्या है। तो किडनी नेफ्रॉन से बनी होती है। किडनी की जो छोटी छोटी कोशिकाएं हैं इन्हें नेफ्रॉन कहा जाता है, और नेफ्रॉन से ही शब्द बनता है नेफ्रोलॉजी। किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी होता है। दोस्तों, हमारे शरीर में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ पे होती है? तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो होती है वो किडनी में ही तो होती है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किडनी में होती है, आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए एक क्वेश्चन आपको बताना है। मानव मूत्र में जल का प्रतिशत कितना होता है? मानव मूत्र में जल का प्रतिशत कितना होता है, ये कमेंट में लिख के बताइएगा। तो ये सब आप याद रखें। ठीक है दोस्तों, बाकी एक चीज़ आपसे पूछे कि बोमेन कैप्सूल, ये ग्लूमेरुलस कहाँ पे होता है? तो ये सब इसी में होते हैं, बोमेन कैप्सूल में होता है। देखो, किडनी का जो बाहरी भाग है इसको क्या बोलते हैं? किडनी का जो बाहरी भाग है इसको बोला जाता है आपका मेडुला, और आंतरिक भाग है, तो ये मेडुला अंदर का भाग है, और बाहरी भाग है कॉर्टेक्स। उसके बाद में रीनल वेन है ये आपकी, ये रीनल आर्टरी है, ये एडिनल ग्रंथि है, ये वाली ग्रंथि आप देख रहे होंगे किडनी के ऊपर। और इस ग्रंथि को क्या बोलते हैं? इस ग्रंथि को इमरजेंसी ग्लैंड भी कहा जाता है, और इसी से हार्मोन निकलता है एडिनेलिन, जिसे लड़ो उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। याद रखना इसके बारे में सारी चीज़ें। तो मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है ब्रोंकाई। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मनुष्य, वनस्पति, जीव जंतु, मत्स्य, पशुधन आदि जीव मंडल से प्राप्त संसाधन है जिनमें जीवन होता है, वे क्या कहलाते हैं? दोस्तों, जिनमें जीवन होता है उनको कहा जाता है जैविक संसाधन। तो सही जवाब क्या होगा? जिनमें जीवन है उनको बोलेंगे जैविक संसाधन। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ये वाला आंसर इसका सही है, जैविक संसाधन कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया मत्स्य है, तो आपको याद रखना पिसीकल्चर क्या होता है? पिसीकल्चर, मत्स्य पालन को पिसीकल्चर कहा जाता है। मछली पालन क्या कहलाता है? पिसीकल्चर कहलाता है। ये पूछता है एग्जाम में, तो इसको आप याद रखना। ठीक है दोस्तों, जीव जंतुओं के बारे में आप याद रखिएगा। जो जीव जंतु होते हैं इनका एक शब्द और यूज करते हैं, फौना। फौना किस चीज़ को बताता है? फौना जीव जंतुओं को बताता है। तो ये सब आप याद रखें। जीव जंतु, पेड़ पौधे कैसे संसाधन है? जैविक संसाधन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल लेन देन नहीं है? दोस्तों, डिजिटल लेन देन कौन सा नहीं है ये हमें बताना है। तो पेटीएम डिजिटल लेन देन होता है, क्रेडिट कार्ड ये भी डिजिटल लेन देन होता है, एटीएम लेन देन तो ये भी होता है, और इसमें कौन सा नहीं है फिर? तो नगद लेन देन जो है ये डिजिटल लेन देन नहीं है, याद रखना दोस्तों। दोस्तों, ये जो लिखा गया है आपका एटीएम की फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये आप याद रखना। ये पूछता है एग्जाम में कि एटीएम की फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। और जॉन सेफर्ड बर्नार्ड द्वारा एटीएम का आविष्कार किया गया था। जॉन सेफर्ड बर्नार्ड द्वारा एटीएम का आविष्कार किया गया था, ये भी आप याद रखना। ठीक है दोस्तों, पेटीएम किस कंपनी का उत्पाद है ये मुझे बताना है। पेरेंट कंपनी क्या है पेटीएम की, ये आपके लिए क्वेश्चन है। हालांकि भारत की कंपनी है पेटीएम, तो ये मुझे कमेंट में लिख के बताना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? तो दोस्तों, टांका मिश्र धातु है, चांदी नहीं है। चांदी जो है इसका संकेत होता है एजी, ये चांदी एलॉय नहीं होती। अगर हम बात करें टांका या शोल्डर, दोस्तों ये जो टांका या शोल्डर बना होता है ये टिन प्लस लेड का बना होता है। टांका या शोल्डर ये लेड प्लस टिन का बना होता है, ये आप याद रखिएगा। यहाँ पे लिखा गया कांसा ब्रॉन्ज,
कांसा किस किस का मिश्रण है दोस्तों, कॉपर प्लस टिन का मिश्रण है कांसा, कॉपर प्लस टिन कांसा बनता है, ब्रॉन्ज। उसके बाद में ब्रास यानी कि पीतल, तो दोस्तों ब्रास या पीतल ये है आपका कॉपर प्लस जिंक, कॉपर प्लस जिंक का मिश्रण होता है पीतल। तो ये आप याद रखिएगा, चांदी जो है ये एलॉय नहीं होती, ये आप याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से किस राज्य में अबोर की पहाड़ी हैं। दोस्तों अबोर की पहाड़ियाँ जो हैं ये कौन से राज्य में मिलेंगी, तो अबोर की पहाड़ियाँ भारत के अरुणाचल प्रदेश में मिलती हैं, और अरुणाचल प्रदेश में इन पहाड़ियों पर अबोर जनजाति निवास करती है। दोस्तों हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो इसका पुराना नाम है नेफा। अरुणाचल प्रदेश को नेफा भी कहा जाता था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नेफा। और 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश भारत का राज्य बना था। 20 फरवरी 1987। भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है। भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है। और भारत में ग्रेफाइट के सबसे बड़े भंडार किस राज्य में है, तो ग्रेफाइट के सबसे बड़े भंडार अरुणाचल प्रदेश में, ये भी आप याद रखें। दोस्तों अभी अरुणाचल प्रदेश का एक क्षेत्र आपको याद रखना, तवांग। तवांग में भारत और चीन के जो सैनिक हैं इनके बीच झड़प देखी गई, तो ये भी आप याद रखें। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में नामदफा टाइगर रिजर्व भी है, नामदफा टाइगर रिजर्व ये किस राज्य में है, तो अरुणाचल प्रदेश में। और इसके साथ साथ पक्के टाइगर रिजर्व, ये भी आप याद रखें, पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश। और उसके बाद में मॉलिंग नेशनल पार्क भी है, मॉलिंग नेशनल पार्क, ये भी पूछता है एग्जाम में, तो ये सब अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में एक चीज़ और याद रखना, यहाँ का एक त्यौहार है पक्के पागा हॉर्नबिल, पक्के पागा हॉर्नबिल। असम की बात करें तो यहाँ का डांस है सतरिया, सतरिया डांस। तबल चोंगली डांस किया जाता है यहाँ पे, तबल चोंगली। बिहू डांस किया जाता है यहाँ पे। और उसके बाद में बुगुरुम्बा डांस, झूमर डांस किया जाता है यहाँ पे, झूमर भी होता है। और खेल गोपाल, कली गोपाल, ये सब असम के डांस है। काजीरंगा नेशनल पार्क, जो एक सिंह का गैंडा मिलता है जिस नेशनल पार्क, वो असम में है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखें। माजुली द्वीप भी असम में है, और माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर है। सिक्किम के बारे में बात करें तो 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। 16 मई 1975 को ये 22वें राज्य के रूप में बना। और सिक्किम की जो भाषा है वो लेप्चा भाषा, बहुत पूछता है एग्जाम में। सिक्किम में कंचनजंगा नेशनल पार्क है जो लाल पांडे के लिए प्रसिद्ध है। सिक्किम भारत की पहली जैविक स्टेट भी है, बायो स्टेट भी है ये। और सिक्किम का नया साल है लूसूंग, सिक्किम का नया साल क्या कहलाता है, लूसूंग सिक्किम का नया साल है, ये भी आप याद रखना। पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पे जल्दापारा नेशनल पार्क है, जल्दापारा नेशनल पार्क। और गोरुमारा नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो पश्चिम बंगाल में गोरुमारा नेशनल पार्क है, ये आप याद रखना। और बुक्सा टाइगर रिजर्व भी है पश्चिम बंगाल में, बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल। तो ये सारे बिंदु आप याद रखें। अबोर की पहाड़ी किस राज्य में है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। दोस्तों अगला प्रश्न, गणेश चतुर्थी त्यौहार धार्मिक रूप से किस राज्य में मनाया जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें गणेश चतुर्थी, वैसे तो पूरे भारत में होता है, लेकिन ये जो मनाया जाता है मेनली वो महाराष्ट्र का त्यौहार है। दोस्तों इस त्यौहार को 1893 में तिलक के द्वारा शुरू किया गया था। बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी त्यौहार का आयोजन शुरू करवाया था। महाराष्ट्र का एक त्यौहार आप और याद रखना, पोला। पोला त्यौहार ये कृषि त्यौहार है महाराष्ट्र का, और इसमें बैलों की पूजा होती है। महाराष्ट्र में बैलों की पूजा होती है, ये भी आप याद रखना, बैलों की पूजा। महाराष्ट्र का एक डांस भी है लावणी डांस, लावणी है, तमाशा है, कोली है, धनगरी गाजा है, तो सारे आप याद रखें। हरियाणा में लूर डांस याद रखना, लूर। और हरियाणा का एक मेला होता है सूरजकुंड मेला, ये भी आप याद रखें। पंजाब में बैसाखी है, लोहड़ी है, होला मोहल्ला है। पंजाब का डांस है, जैसे सम्मी डांस किया जाता है। भांगड़ा पंजाब में होता है, गिद्धा पंजाब में होता है। यूपी भारत में सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य यूपी है। और उत्तर प्रदेश दिवस होता है 24 जनवरी को, उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वनों की कटाई का परिणाम नहीं है। दोस्तों वनों की कटाई का परिणाम कौन सा नहीं है, ये हमें बताना है। तो वन वैसे हमें ये जीवनदायिनी गैस ऑक्सीजन देते हैं, तो वनों की कटाई का परिणाम कौन सा नहीं है। दोस्तों अगर वनों की कटाई करेंगे तो प्रकृति का संतुलन में गड़बड़ी होगी, बिल्कुल सही है। पृथ्वी पर प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होगी, ये भी सही है। भूजल के स्तर में वृद्धि होगी क्योंकि बारिश नहीं होगी फिर। लेकिन वन की कटाई होने से ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि होगी, ये गलत है, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा। दोस्तों वन किस सूची का विषय है, वन संवर्ती सूची का विषय है, ये आप याद रखना। और भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, देहरादून में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, पीने के लिए शुद्ध और उपयुक्त जल को क्या कहा जाता है। दोस्तों पीने के लिए जो शुद्ध और उपयुक्त जल है इसे कहा जाता है पेयजल। और पेयजल का पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7 होती है, याद रखना। जल का सूत्र क्या होता है, H2O, H2O। नेक्स्ट प्रश्न की ओर,
इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? दोस्तों इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास को मिलाकर 1921 में बना था। 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। और दोस्तों यही इंपीरियल बैंक आगे चलकर क्या बना? तो इसका नाम 1 जुलाई 1955 को क्या रख दिया गया? एसबीआई, भारतीय स्टेट बैंक इसका नाम कर दिया गया। तो एसबीआई का जो पूर्ववर्ती नाम है वो है आपका इंपीरियल बैंक। और एसबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। और दिनेश कुमार खरे इसके अध्यक्ष हैं, ये आप याद रखना। ठीक है दोस्तों, बता दूं कि भारत में कितने राष्ट्रीय बैंक हैं आज के समय? तो भारत में जो राष्ट्रीय बैंकों की संख्या है वो है आपकी 12। आज के समय 12 राष्ट्रीय बैंक है भारत में। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और स्टेट बैंक, यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दीज आर 5 नेशनलाइज्ड बैंक इन इंडिया एट प्रेजेंट। भारत में 12 राष्ट्रीय बैंक हैं आज के समय। और भारत का केंद्रीय बैंक क्या है? वह है भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन कब किया गया था? दोस्तों केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक सांविधिक निकाय है और इसका गठन 1974 में जल प्रदूषण अधिनियम 1974 के तहत किया गया था। तो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, 1974 में हुआ था। और ये भारत का जो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय है उसके अधीन कार्य करता है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन उसका कार्य करता है, ये आप याद रखेंगे। दोस्तों आपको बताना है कि भारत में भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? भारत में भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी और इसमें कौन सी जानलेवा गैस का रिसाव हुआ था? ये प्रश्न आपका होमवर्क है, तो मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा। तो दोस्तों ये थे आज का एसएससी जीडी स्पेशल मॉक टेस्ट। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी कुछ हो पाएगा। आपका सपोर्ट ही मेरे लिए सब कुछ है। तो मिलता हूँ आपको अगले मॉक टेस्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।